हाय एवरीवन। NIOS हिंदी लेसन नंबर 8 चंद्रग्रहण से लौटती पैर। इसमें कवि क्या कहते हैं, उनके पहरे के बारे में देख लेते हैं। जो उनका पहरा है, पहला, देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य जब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बंधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। इसमें लेखक जो हमारे कवि हैं वो क्या कहते हैं। कवि पढ़ते हुए यह आप जान रहे होंगे कि इसमें प्राकृतिक और मानव यानी मानवीकरण जो कोई भी कविता होती है उसको हम प्राकृतिक का दृश्य होता है, लेकिन उसको हम मानव के ऊपर आधारित कर देते हैं। कि जैसे अगर इसमें जिस हिसाब से कविता में दिया हुआ है कि जैसे सरसों है, ठीक है, अलसी है, चना है, तो इन सबको उन्होंने जो है मानव के रूप में वर्णन किया है कि दूल्हा है, दुल्हन है, और मंडप है, इन सब से जो है चेंज किया हुआ है इस कहानी में। तो इसमें कवि जो है प्राकृतिक सौंदर्य को मानवीकरण में जो है चेंज कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे उन्होंने। कवि चंद्रग्रहण नामक किसी स्थान से लौटा है। लौटते हुए निर्जन खेतों में उसने प्राकृतिक के मोहक सौंदर्य के अनेक दृश्य देखे हैं और उन्हें अपनी कविता में चित्रित किया है। जैसे कविता के प्रारंभ में पहली ही पंक्ति में कवि मानो सूचना दे रहा है, मैं चंद्रग्रहण से देख आया, लौटते हुए खेत की मेंढ पर अकेला बैठा हुआ। यानी जब वो अकेले बैठे हुए थे और उस रास्ते से गुजर रहे थे, वह खेत और उसके आसपास के दृश्य को देख रहे थे। सबसे पहले उनका जो ध्यान गया वो किस पे गया। वो बोल रहे हैं कि ध्यान खेत में उगे हुए चने की ओर जाता है और जो चने के पौधे का आकार होता है वो छोटा होता है और चने में गुलाबी रंग के फूल आ गए हैं और कवि को लगता है यह छोटे से कद का, यानी चने की बात हो रही है कि जो चने के पेड़ के बारे में, ये छोटे से कद का बित्ते भर का चना अपने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधे सजे सवरे दूल्हे सा खड़ा है। यानी कि उनका कहना जो चना है उस चने को उन्होंने मानवीकरण किया है कि वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उसमें उसने कोई पगड़ी बांध रखी है जो शादी में बांधी जाती है, गुलाबी रंग की, और सजे सवर के जो है वो खड़ा है। तो इसमें जो है चना और आलसी दोनों एक ही खेत के आसपास खड़े हैं और कविता जो है उसमें आलसी के 3 विशेष गुण दिए हुए हैं, विशेषता बताई गई है। वह हठीली है, वह देह की पतली है और उसकी कमर जो है वो लचीली है। वह पतली होने के कारण जो है हिलती डोलती रहती है, सीधी भी हो जाती है और तनकर सीधी खड़ी रहती है, इसलिए हठीली भी है। इसके सिर पर कुछ बड़े गोल आकार की डोंगडियाँ होती हैं जो फूलती हैं और इन्हीं में बीज बनता है। अलसी का फूल नीले रंग का होता है। अलसी को देखकर कवि को लगता है कि यह दुबली पतली लड़की है। अभी आपने देखा, अभी इसने जो कवि हैं उन्होंने चने के बारे में वर्णन किया, उसके बाद उसको एक जो है ये भी बता दिया कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जो चना है उसने गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी है और वो सब सवर के जैसे खड़ा है। और अभी तुलसी की बात हुई है, ठीक है, सॉरी, आलसी की बात हुई है, जिसमें वो क्या कहते हैं, उसका वर्णन किया, वो पतली दुबली है, ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो एक लड़की है, ठीक है, जो मचलती दिख रही है और मानो कह रही है जो मुझे छू लेगा मैं उसे अपना हृदय दे दूंगी, इसे प्यार करने लगूंगी, उसी की हो जाऊंगी। हठीली होने के कारण बावजूद वह प्यार के लिए ललायित है। यानी इसमें 2, अभी आपने ऑप्शन देखा कि इसमें
अलसी और चने के बारे में बोला, मानवीकरण किया गया है। दूसरा अगर हम बात करें इसमें आगे जो कवि ने बोला है उसको देखिए, हृदय का दान उसको और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए, ब्याह मंडक में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। ठीक है, देखता हूँ मैं स्वयंवर, हो रहा है प्रकृति का अनुराग, आंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। ये कवि की जो है उसका हम किस तरीके से वर्णन करें। अब क्या कह रहे हैं हम कवि कि कवि ने कहा कि जो सरसों के प्रसंग में ही हाथ पीले करना का प्रयोग किया गया, यानी अभी हमने पढ़ा उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो सरसों है वो कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे उसके हाथ पीले हो गए हों। और वो क्यों कह रहे हैं कवि, क्योंकि सरसों जब फूलता है, ठीक है, तो पूरा खेत ही जो है ना पीला हो जाता है, और पीली सरसों ब्याह के मंडक में पधार चुकी है। यहाँ पे कवि ने जो पीली सरसों है यानी सरसों को क्या कह दिया, मानवीकरण, जैसे कि वो ब्याह के मंडक में आ चुकी है। गुलाबी साफा बांधे चना पहले से ही बैठा है, विवाह की हलचल में फागुन का महीना चुप रहता। वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी गीत गा रहा है, गाना गा रहा है। चने का सजना, सरसों का हाथ पीले करना, इन सब में एक दूसरे का हो जाने की ललक है। कवि ने देखा आपने कि कितना मतलब प्राकृतिक सौंदर्य है। वो किसी जगह से जा रहे हैं, उन खेत के किनारे हैं, वहाँ पे उन्होंने चने के खेत को देखा, सरसों के खेत को देखा और अलसी के खेत को देखा। उन्होंने उनकी जो है व्याकरण एक मानवीकरण के रूप में कर दी कि वो कैसे लग रहे हैं। चना ऐसा लग रहा है जैसे सज धज के पगड़ी बांधे खड़ा है, ठीक है। उसके बाद अलसी कैसी लग रही है, वो एक लड़की के समान लग रही है क्योंकि वो पतली है और हर जगह हवा आने के पे जो है वो सब जगह पतली होने के कारण लचक जाती है। उसके बाद सरसों की बात हमने देखी कि सरसों को कवि ने किस तरीके से मानवीकरण किया है कि वो उसे एक किसकी तरह एक मंडप पे बैठने की बात कर रहे हैं। फागुन की बात में क्या हुआ कि जो फागुन का महीना होता है उसमें क्या कह रहे जैसे वो गाना गा रहा हो, और चना इस तरीके से हमने एक दूसरे की ललक देखी। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें तो जैसे ये अलसी सरसों आदि जो है वनस्पतियां हैं, परंतु कवि ने उन्हें मनुष्य जैसी प्रक्रियाएं करते दिखाया है। चना पगड़ी बांधे खड़ा है, पतली कमर वाली अलसी कह रही है मुझे छुओ तो हृदय का दान दे दूं। सरसों ब्याह मंडक के साथ पीले किए बैठी है, फागुन फाग गा रहा है। जहाँ कवि जड़ प्राकृतिक या वनस्पति जगत को चेतन मनुष्य जैसा व्यवहार करते दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मानवीयकरण। ठीक है, और मानवीकरण से कविता में सुंदरता आ जाती है, इसे ही मानवीकरण अलंकार भी कहते हैं। इसी तरह कवि का जो दूसरा पहरा है उसमें देखिए क्या कह रहे हैं कवि, और पैरों के तले एक पोखर उठ रही इसमें लहरें, नील तल में तो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ, एक चांदी का सा है गोल खंबा, आँख को है चकमकाता। हाँ, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टंग जल में, देखते ही मीन आंचल ध्यान निद्र त्यागता है, चट दबा कर चोंच में नीले गले के डालता है, एक काले मथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपटते मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अब यहाँ पे देखिए आप,
यहाँ पे कवि ने क्या किया है कि इसमें एक कौन सा वर्णन है, एक जैसे कि उसमें बगुला है, चिड़िया है और मछली है। वो इसके बारे में क्या कहते हैं, कवि को नीचे एक तालाब दिखाई देता है। अभी उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बात की, लेकिन अब क्या है, अब देखिए कि कवि को नीचे एक तालाब दिखाई पड़ता है जिससे छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। पोखर का तल नीला है पर उसमें भूरे रंग की कुछ घास भी उगी है और तालाब की लहरों में वह भी डोल रही है। ठीक है, और उन्हें क्या दिख रहा है, जैसे चांद के बारे में कवि की कल्पना जो है एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभे के प्रति है। तो इसमें कविता की आगे देखिए पंक्तियां जो है उसमें क्या है, तालाब के कुछ और दृश्य भी कवि का ध्यान खींचते हैं। सबसे पहले वो खेत से गुजर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने चना, अलसी और सरसों देखा, उसका वर्णन मानवीकरण में फिर किया। अब फिर वो देखते हैं अपने चारों तरफ तो उन्हें कुछ तालाब दिखाई देता है। ठीक है, जैसे एक बगुला जो पानी में टांगे डुबाए हुआ है और ध्यान मगन सोया हुआ सा खड़ा है। वह सचेत तो है परंतु देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे वो सो रहा है। पर जो ही उसे कोई चंचल मछली दिखाई पड़ती है वह उसे तत्काल लपक कर गटक लेता है। एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया भी अपने सफ़ेद पंख फैलाकर तालाब की सतह पर झपट कर पानी के भीतर से एक उजली सफ़ेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो कवि ने दो व्याख्याएं बताई हैं, एक तो बगुला है जो पानी के अंदर तालाब में है और वो मछली देखते ही उसको लपक के खा जाता है। दूसरा चिड़िया है जो आसमान से उड़ रही है और उसे भी जब भी वो दिखती है यानी मछली तो वो उसे लेके उड़ जाते हैं। एक तो कवि का ये कहना है, दूसरा उन्होंने इसी को मानवीकरण में यानी मानव के रूप में वर्णन किया। इन पंक्तियों को देखिए, बगुला जो है वो समाज के ढोंगी लोगों का प्रतीक है जो दिखावा कुछ करते हैं और उनका आचरण कुछ और ही होता है। जैसे वो ऐसा देखने में लगता है कि सो रहा है, ठीक है, पानी के अंदर है, लेकिन वो सोता नहीं है। जैसे ही मछली को देखता है वो उसको उठा लेता है। तो वो ढोंगी लोगों के बारे में बता रहे हैं जो मानवीकरण कर रहे हैं। ठीक है, हमारे कवि तो वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, ढोंगी लोगों की तरह। इसलिए कहावत भी है, बगुला भगत कवि कविता में भी ढोंगी बगुला ध्यान लगाकर खड़ा है किंतु मछली को देखते ही उसे झट पकड़कर चट गटक जाता है। चिड़िया के चतुर विशेषण पर गौर कीजिए, यह कुछ चालाक लोगों की ओर संकेत करता है। ठीक है, चालाक चिड़िया मछली को झपट कर उठा लेती है। प्राकृतिक के इस दृश्य भी समाज के व्यवहार की ओर संकेत करते हैं। समाज में कुछ कपटी, चालाक और धूर्त लोग दूसरों का शोषण करते हैं किंतु इनकी अधिकता नहीं है। विशेष बात तो यह है कि प्राकृतिक का प्यार भरा रूप अधिक आकर्षक है। ठीक है, पूरी कविता में दो दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहला है खेत का जिसमें चना, अलसी, सरसों सब प्रेम से ओत पोत हैं यानी कि प्रेम के साथ रह रहे हैं। दूसरा दृश्य है पोखर का जिसमें बगुला, चिड़िया और पत्थर आदि हैं। ये सब कर्मश क्या है, शोषण, चालाक और हृदयहीन पंक्तियों के प्रतीक हैं। कविता से साफ जाहिर है कि ग्राम की पृष्ठभूमि प्यार से उर्वर है। वहाँ एक दूसरे का हो जाने की तमन्ना है, परस्पर प्रेम है, स्नेह है और ठीक है। लेकिन दूसरे दृश्य में बगुला भक्तों का जिक्र है जो अवसर मिलते ही दूसरों की जान तक ले लेते हैं। वह शोषण और संवेदनशील शून्य होता है। आई होप अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एंड थैंक यू।